कौन है जो बार बार आपको फ़ोन कर रहा है? फरहाद, कितनी मर्तबा आपको कह चुकी हूँ कि जब आप मेरे साथ हों तो मुझे किसी की कॉल आती सुनाई ना दे। मैं जो कॉल उठाने ही वाला था, जब मैंने फ़रीहा के ये अल्फाज सुने तो अगले ही पल मोबाइल वहीं पर साइलेंट करके रख चुका था। वो हाथ में कॉफ़ी की कप लिए मेरे पास ही सोफ़े पर आकर बैठ चुकी थी और मैं इसके कंधे पर हाथ रख कर बैठ गया और इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर कहने लगा कि डार्लिंग, नाराज़ क्यों होती हो? अरे मैं तो बस यूं ही कॉल काट रहा था। तुम जानती तो हो कि जब तुम मेरे करीब होती हो तो मैं पूरी दुनिया भूल जाता हूँ। इतना सुनकर फ़रीहा भी कंधे उचकाकर मुस्कुराई थी, गोया फ़ख्र सा महसूस कर रही हो। लेकिन कॉफ़ी का एक घूंट भरकर कहने लगी, हाँ, पूरी दुनिया को मेरी खातिर नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन सिवाय उस छिपकली के, किसी रोज़ मेरी खातिर उस छिपकली की शक्ल वाली नौरीन को भी अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो, तो ही मानूंगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ये बात फ़रीहा ने कह तो दी थी, जबकि अगले ही पल फरहाद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। फ़रीहा को देखकर कहने लगा कि अरे तुम तो सारी हकीकत जानती हो, फिर भी इस तरह की बातें करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तभी तो तुमसे शादी भी कर ली है और तुम्हें इस फ्लैट में भी रख रहा हूँ। ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ ही गुजारता हूँ, लेकिन अब मेरे माँ बाप को भी तो देखो। अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरी किस कदर बेइज्जती हो जाएगी। तुम जानती तो हो कि पहले मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप हैं, इनका हुक्म है, और इसके बाद ही मेरी ज़ात आती है, और मेरी ज़ात से मुंसलिक तुम हो। फरहाद ने ये बात जब फ़रीहा से की तो वो खामोश हो चुकी थी, लेकिन ये आज पहली मर्तबा नहीं हुआ था जो इसने मुझे ऐसा कहा हो। मेरा और फ़रीहा के निकाह को 2 महीने हो चुके थे और हर बार इसने मुझे यही कहा था कि बस मुझे हक महर में आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप उस नौरीन को तलाक दे दें। मैं आपकी ज़िंदगी में अपने अलावा कोई और औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैंने इससे यही वादा किया था कि हाँ, एक दिन वो भी आएगा जब मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप मेरे सर पर मौजूद हैं मैं ये कदम भूल कर भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम थे। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे जब मैंने फ़रीहा से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। वो मेरे पहलू में मौजूद थी, मुझसे कहने लगी कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको घर भेजूं। वहाँ वो नौरीन आपके इंतज़ार में बैठी होगी, आपको अपने कमरे में ले जाएगी, आपके साथ प्यार भरी बातें करेगी। मैं नहीं चाहती कि आप इसके साथ एक लम्हा भी गुजारें, वो भी तन्हाई में। मैंने फ़रीहा की बात सुनी तो मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखने लगा। कहने लगा कि फ़िक्र क्यों करती हो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में अब तो सोच भी नहीं सकता। इसकी क्या मजाल है जो मुझ पर डोरे डालने की कोशिश करे। लेकिन इसके बावजूद फ़रीहा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं नौरीन के करीब भी नहीं जाऊँगा। मैंने भी इसके साथ वादा कर लिया और फिर घर आ गया। रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। मैंने घर सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज मैं घर आऊँगा। मेरा घर शहर से तकरीबन पौने घंटे की दूरी पर था। जब घर पहुंचा तो पहली मर्तबा डोर बेल बजाने पर ही दरवाज़ा खुल चुका था। सामने नीम अंधेरे में नौरीन खड़ी थी। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कहने लगी कि आप आ गए। घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था, सिर्फ वही थी जो मेरी खातिर जाग रही थी। मैंने एक सरसरी सी नज़र इस पर फेरी और फिर घर में दाखिल हो गया। ठीक से तो इसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। घर में नज़र दौड़ाई तो अम्मी अब्बू कहीं नहीं थे। मैं कहने लगा कि अम्मी अब्बू कहाँ हैं, तो कहने लगी कि काफ़ी देर हो चुकी है, वो लोग तो दवा लेकर सो गए। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर वहाँ से सीधा फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वापस आया तो गर्मा गर्म बिरयानी और खीर की खुशबू आ रही थी। मैं फ़रीहा के साथ खाना खा कर आया था, मगर इसके बावजूद मेरा जी ललचाने लगा। खुशबू को सूंघते हुए मैं लाउंज में आ चुका था। सामने ही टेबल पर नौरीन ने खाना लगा कर रखा था। कहने लगी कि आप फ्रेश होकर आ गए, आइए मैंने आपके लिए खाना लगा कर रखा है। मैं हैरान था, भले ही खाना खाकर आ चुका था, लेकिन फिर भी खाने की खुशबू सूंघकर भूख लग चुकी थी। फ़रीहा को खाना बनाना नहीं आता था। वो मेरे लिए खाना बाहर से ही ऑर्डर करती थी, बस नूडल्स और आमलेट या फिर ब्रेड जैम दे दिया करती थी। लेकिन फिर भी मुझे वही प्यारी थी, क्योंकि वो मेरे साथ जचती थी। मेरी तरह ही मॉडर्न थी, न कि नौरीन जैसी गांव की बस घरदारी और सलीका शुआर सी लड़की।
बहरहाल वो खाना देखकर मैं खाना खाने लगा। भले ही मैं इसको कुछ खास मुंह नहीं लगाता था, लेकिन खाने से कैसी नाराज़गी। मैं जितनी देर खाना खाता रहा वो मुझे दूर बैठकर देखती रही और अंदर ही अंदर मुस्कुराती रही। इसे यूं मुस्कुराता देखकर मैं कहने लगा कि क्या बात है, मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो। कहने लगी कि कुछ नहीं, इतने रोज़ बाद आपको अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने इसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस खाना खाता रहा। मैंने भूख से ज़्यादा ही प्लेट में चावल और फिर खीर डाल ली थी। कुछ ही खाकर मैंने वो चीज़ें बचा दीं। जब मैं खाकर उठा और कमरे में जाने लगा तो मैंने देखा कि नौरीन वही मेरी कुर्सी पर बैठी वो पानी पी रही थी जो मैंने छोड़ा था। पानी पीने के बाद इसने मेरा ही झूठा खाना खाना शुरू कर दिया। कितनी ही देर में से खड़ा देखता रहा और फिर सर झटक कर कमरे में आ गया। मेरा 3 साल का बेटा कमरे में सो रहा था। इसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। पहले मुझे मेरा बेटा भी बड़ा प्यारा लगता था, लेकिन जब से फ्रिया मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी और सिर्फ फ्रिया बनकर रह चुकी थी। नौरीन से और नौरीन से जुड़ी हर चीज़ से बस मैं रस्मी ताल्लुक़ बढ़ा रहा था, सिर्फ इस डर से कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। मैंने अपने बेटे के सर पर अपने लब रखे और फिर इसके एक जानिब होकर सो गया। जब तक नौरीन कमरे में आई मैं जाग भी रहा था तो आंखें बंद कर चुका था। वो बेटे की दूसरी जानिब आकर लेट गई। मैंने बेटे के सीने पर हाथ रखा था तो नौरीन ने भी अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। बेसाख्ता मुझे फ्रिया की बात याद आई। मैंने फ़ौरन अपना हाथ वहाँ से हटा दिया और दूसरी जानिब होकर सो गया। मेरे माँ बाप सुबह मुझे घर में देखकर बहुत खुश थे। सवाल करने लगे कि इस मर्तबा तुम पूरे 1.5 माह बाद घर आए हो और अब जा भी रहे हो। मैंने कहा कि हाँ अम्मा, काम ही बहुत होता है, बस आप लोगों से मिलना था इसलिए आ गया। मैंने अपनी जेब से 50,000 रुपया निकाल कर अपने माँ बाप के हाथों पर रखा कि इनसे खर्चे वगैरह पूरे करते रहना। नाश्ता करने के बाद कुछ घंटों बाद मुझे वापस शहर जाना था। मैंने वादा किया था कि मैं आज का लंच फ्रिया के साथ ही करूँगा। मेरे माँ बाप मुझे कहते रह गए, लेकिन मैं इनको कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल आया था और सीधा अपनी फ्रिया के पास आया था। मैं देख सकता था कि नौरीन की आंखों में कितनी उम्मीद थी कि मैं जाने से पहले इससे मिलकर जाऊंगा, अपने बेटे को बोसा देकर जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। घर आया तो फ्रिया मुझसे मिलने के बाद एक मर्तबा फिर मुझसे यही कह चुकी थी कि बताओ, तुमने नौरीन के साथ ज़्यादा बात तो नहीं की, इसके साथ ज़्यादा फ्री तो नहीं हुए, इसे कोई ग्रीन सिग्नल तो नहीं दिया। और मैं इसे ये कह रहा था कि अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिला वजह ही तुम शक करती फिरती हो। कुछ ही देर बाद फिर वही सवाल था कि तुम कब इसे तलाक दे रहे हो। मैं अब इसे क्या बताता। मेरे माँ बाप की वो पसंद थी, मेरी अम्मी की बहन की बेटी थी, यतीम थी। माँ बाप तो कब के नौरीन के मर चुके थे और मेरी माँ ने इसे बिल्कुल अपनी औलाद जैसे पाला था। शुरू शुरू में नौरीन से मुझे भी मोहब्बत थी, वो अच्छी थी, लेकिन हाँ ज़रा गांव के माहौल से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए अपने दोस्तों से इसे मिलवाते हुए मुझे शर्म सी महसूस होती थी। बहरहाल जब से मेरी ज़िंदगी में फ्रिया आई थी तब से ही मैं खुश रहने लगा था। बिल्कुल मेरी मन मर्जी के मुताबिक लड़की थी, लेकिन मुझे एक वक्त में सिर्फ एक ही बीवी के साथ मोहब्बत हो सकती थी और वो अब मेरी ज़िंदगी में आने वाली फ्रिया थी, जिसे मैं अपने दिल के बेहद करीब कर चुका था। वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरने लगा और मेरे माँ बाप का भी इंतकाल हो चुका था। रात के 2 बजे मुझे नौरीन की कॉल आई थी। मैंने इसकी कॉल उठाकर इंतहाई गुस्से से कहा था, क्या मसला है तुम्हारा, आधी रात को भी चैन नहीं लेने देती, नींद आई हुई है मुझे। लेकिन अगले ही पल इसकी सिसकियों की आवाज़ और घर से रोने की आवाज़ सुनकर मैं घबरा सा गया। कहने लगा कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना। रोते हुए जो बात मुझे नौरीन ने बताई, मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा था। फ्रिया मुझसे पूछने लगी और मैं बोलकर इसे ये भी नहीं बता सका कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। पूरे घर में कहराम सा मच चुका था। मेरे माँ बाप कफन में लिपटे पड़े थे और मैं फूट फूट कर रो रहा था। मैं तो इनका आखिरी मर्तबा ख्याल भी नहीं रख पाया था, इनसे मिल भी नहीं पाया था। इन्हें अचानक हो क्या गया था। नौरीन दूर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। इसे तो मेरे माँ बाप से मोहब्बत भी बहुत थी। कहती थी कि अगर मैंने इनका मरा हुआ वजूद देखा तो मेरी जान चली जाएगी। दूर बैठी सिसक कर रो रही थी।
मेरे माँ बाप दोनों ही एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ दावत पर गए थे। वापसी पर जिस टैक्सी में आ रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे दोनों माँ बाप मौके पर ही वफात पा चुके थे। अपने हाथों से मैं अपने माँ बाप को दफना चुका था। नौरीन अब इस घर में बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। जब तक वहाँ पर मेहमान आते रहे, मैं वहीं पर था। लेकिन फिर जब मेहमान आना बंद हो गए तो फ्रीहा की भी कॉल आने लगी कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ या मुझे वहाँ ले जाओ। अब तो लोगों को पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारी दो दो बीवियाँ हैं। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला था। वापस फ्रीहा के पास आया तो पहले तो इसने मेरे साथ ताज़ियत की और फिर एक रिपोर्ट मेरे सामने कर दी जिसमें लिखा था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुशी का इजहार करूं या अफसुर्दा रहूं, क्योंकि एक तरफ हमेशा हमेशा के लिए मेरे वालिदैन जा चुके थे, जबकि वहीं दूसरी जानिब मुझे फ्रीहा इतनी बड़ी खुशखबरी दे चुकी थी। बहरहाल कुछ रोज़ ही गुजरे थे मुझे वहाँ पर रहते हुए जब मुझे नौरीन की भी फिक्र सताने लगी, क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी। फ्रीहा को तो आदत थी घर में अकेले रहने की, जबकि नौरीन हमेशा मेरे माँ बाप के साथ ही रही थी। बार बार मुझे कॉल करके कहती कि आप कुछ रोज़ की छुट्टी लेकर यहाँ क्यों नहीं आ जाते। मुझे रात को डर लगता है, चोर लुटेरे भी बहुत होते हैं, वारदातें भी बहुत हो रही हैं। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझसे इतने कुतराते क्यों हैं? मुझे आपकी इस वक्त ज़रूरत है। इसकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने जैसे तैसे फ्रीहा से झूठ बोला और वापस गांव चला आया, लेकिन इस शर्त पर इसने मुझे भेजा कि अब तो तुम्हारे माँ बाप का भी इंतकाल हो चुका है, शायद इनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, लेकिन अब तुम्हें अपने और मेरे बारे में भी कुछ सोचना होगा। बेहतर है कि तुम जाओ और जाकर नौरीन को तलाक दे दो। माहाना खर्चा इसे भिजवाते रहना, वो जहाँ मर्जी जाकर रहे। अब देखो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें इतना तो मेरी खातिर करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी बीवी की बात सुनी तो मुझे नौरीन के साथ कोई ख़ास लगाव महसूस नहीं हुआ था, इसलिए इसे तलाक देने से भी मुझे कोई मसला नहीं था। मैं नौरीन के पास तो चला आया, वो वाकई काफ़ी डरी भी लग रही थी। घर में अकेले रह रहकर इसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मुझे कहने लगी कि बस इस दफ़ा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं पर मेरे साथ रहेंगे। जो भी नौकरी है, जो भी काम है, बहुत कर लिया आपने शहर में, या तो मुझे शहर लेकर जाएं या फिर यहीं रहकर काम कर लें। मैं रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूँगी, लेकिन अब मज़ीद आपसे दूर नहीं रहूँगी। ये सुनकर मैंने एक नज़र इसे देखा था, फिर कहने लगा कि तुम तो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लोगी, जाहिरी सी बात है, शुरू से ऐसे ही तो गुजारा करती आई हो, लेकिन मेरा गुजारा ऐसे नहीं होता। मेरी बात पर वो खामोश हो चुकी थी। कहने लगी कि ठीक है, फिर मुझे और गुड्डू को अपने साथ ले जाएं। इसकी इस तरह की दीदा दिलेरी पर मैं हैरान था। आखिर इसमें इतनी हिम्मत आ कैसे गई थी? बहरहाल मैं यहाँ पर एक मकसद के तहत आया था। सोच चुका था कि इस घर से जाने के बाद आखिर नौरीन का क्या होगा। ये तो अभाई घर है, मेरा बेटा भी, भले ही मैं इसके साथ इतनी मोहब्बत नहीं रखता था, लेकिन खून तो मेरा ही है ना। और नौरीन के भी माँ बाप वफात पा चुके हैं, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं इसे इस घर से भी निकाल दूंगा तो ये बेचारी तो अकेली रह जाएगी। इसलिए मैंने कुछ सोच विचार की और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा करूंगा कि ये घर नौरीन के नाम कर दूंगा और महीने का खर्चा इसे मिलता रहेगा। इस तरह इसका यहाँ पर गुजारा होता रहेगा और दोबारा मैं यहाँ गांव में कभी चक्कर ही नहीं लगाऊंगा। मैंने इस तरह की बातें सोच ली थीं। आज बरसात का मौसम था, मौसम काफ़ी खुशगवार था। नौरीन किचन में गई, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाए और साथ टमाटर की चटनी इसने अपने हाथों से बनाई थी। बनाकर सब कुछ मेरे सामने रखा। कहने लगी कि मैंने आपकी पसंदीदा शामी कबाब भी बनाकर रख दिए थे, वो भी तलकर लाती हूँ। मैं इसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसके प्यार के सामने मैं बिल्कुल टूट सा गया था। पता नहीं कोई चीज़ थी जो मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। कुछ देर बाद वो कबाब फ्राई करके ले आई थी, मेरे सामने प्लेट में सजाते हुए दे रही थी, जबकि मैं कहने लगा कि नौरीन मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो प्लेट सजाते हुए कहने लगी कि हाँ, बैठ के साथ चाय पिए, पकौड़े और कबाब खाएं और साथ बताइए क्या बात करना चाहते हैं। साथ ही इसने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा लिया और थोड़े थोड़े पकोड़े से आलू निकालकर बेटे को खिलाने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, खुश थी, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ तो अगले ही पल इसके चेहरे पर मुस्कुराहट मिट चुकी थी। वो बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। इसका हाथ वहीं पर रुक चुका था, लेकिन बोली कुछ नहीं थी।
मैं इसके सामने कुर्सी पर बैठ चुका था। मुझे लगा था वो चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। कहने लगी, क्यों? आप मुझे क्यों तलाक देना चाहते हैं? मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहने लगा कि बस, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता। तुम कभी भी मेरी आइडियल थी ही नहीं। मैं जिस लड़की को पसंद करता था, मैं इससे शादी कर चुका हूँ और वो भी मुझे बहुत जल्द एक बच्चे का बाप बनाने वाली है। वो मेरी जैसी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी मोहब्बत है। वो खामोशी से मेरे मुंह से अपनी सौतन की तारीफें सुनती रही थी, लेकिन फिर मुस्कुराई थी। 2 आंसू इसकी आंखों से टूटकर गालों पर आए थे। कहने लगी कि ठीक है, आपको हक है, आप पसंद की शादी करें, लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर था? मैं तो सारी जिंदगी आपके नाम पर गुजारने वाली थी, आपके साथ रहना चाहती थी। आखिर जुदाइयां मैंने बर्दाश्त की, आपके लिए सारी सारी रात जागकर कितने ख्वाब मैंने बुने, लेकिन खैर, कोई बात नहीं। खैर, आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो बेशक छोड़ दें, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी कि अगले 1 महीने तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही रवैया रखना पड़ेगा जैसे कि हक है। आपने मेरे साथ वादा किया था। मैं जानता था वो किस वक्त को याद करके बात कर रही है। वही वक्त जब हमारी शादी हुई थी और मैं अपनी बाहों में उठाकर नौरीन को कमरे में लाया था। इससे बड़ी ही मोहब्बत अमेज बातें करने के बाद वादे किए थे कि मैं सारी उम्र इसे यूं ही पलकों पर बिठाकर रखूंगा, इसे हर खुशी दूंगा। बहरहाल, चूंकि वो मेरी ज़िंदगी से जाने वाली थी और ये मेरा सफ़र इस गांव में और नौरीन के पास आखिरी था, इसलिए मैंने इसकी शर्त मान ली। मैंने फ्रिया को मैसेज कर दिया और किसी न किसी तरह समझा दिया कि 1 महीने तक मैं यहीं रहूँगा। ये नौरीन की ख्वाहिश है। फ्रिया इस बात पर बहुत भड़की थी। कहने लगी कि ये जादूगरनी है, तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेगी, तुम्हें मुझसे छीन लेगी। क्या तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं देती? लेकिन मैंने इसे यही कहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। पहले भी इसकी मौजूदगी में ही तुम्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। अगर यही मेरी चॉइस होती तो मैं इसी के साथ ही खुश रह लेता। बहरहाल 1 महीना अब मुझे इसके साथ रहना था और बिल्कुल वैसे ही रवैया रखना था जैसा कि नौरीन ने मुझे कहा था। मैं इसके साथ मुस्कुराकर बात करने लगा, इसके साथ बैठकर खाना खाता, इसे अपने हाथों से खाना खिलाता। वो मुझसे कोई भी बात करती, हंसती, खिलखिलाती तो मैं बड़े प्यार से इसकी हर बात का जवाब दिया करता। बच्चे को भी प्यार से रखता, इसे उठाता, इसे खाना खिलाता। इसका कहना था कि मैं इसे घुमाने भी ले जाया करूं। मैंने सोचा कि चलो शहर के किसी पार्क में ले जाऊंगा, होटल में ले जाऊंगा, लेकिन नौरीन कहने लगी कि जैसे शादी से पहले हम खेतों में मिला करते थे, अब भी आप मुझे वहीं पर लेकर जाएंगे। मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं एक मर्तबा फिर उन पुराने खेतों को और इन दरख्तों के पास जाकर नौरीन के साथ वक्त गुजारने लगा। हम जहाँ जहाँ भी जाते वो मुझे एक एक लम्हा याद करवाती कि यहाँ पर हमने कितना वक्त गुजारा था, कितनी बातें की थीं, कितने वादे कस्में किए थे। और धीरे धीरे जैसे मैं शर्मसार सा होने लगा था। जाहिर सी बात है, वो मेरी बीवी थी। मेरे दिल में इसके लिए एक मर्तबा फिर मोहब्बत जागने लगी थी। आखिर मैं कब तक खुद को इससे दूर रख सकता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं धीरे धीरे नौरीन के एक मर्तबा फिर करीब आ रहा था। इससे दूरी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी क्योंकि मैं इससे दूर रहता था। अगर वो मेरे करीब होती, हर वक्त मेरे पास होती, तो शायद मुझे इसके अलावा किसी और को सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि मैं शहर में रहता था और ये गांव में थी, इसीलिए हम में दूरियां आ चुकी थीं और फ्रिया मेरे करीब आ चुकी थी। पलक झपकते ही ये वक्त भी गुजर चुका था और एक वक्त वो भी आया जब मेरे और नौरीन के वादे को 1 महीना पूरा हो गया था। अब मुझे इसे तलाक देनी थी। मैंने तलाक के पेपर्स तो तैयार करवा लिए थे, लेकिन सोच रहा था कि आखिर कब ये पेपर्स दूं। वजूद कांप सा रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या करूं। फिर फ्रिया से झूठ बोल दूं कि मैंने नौरीन को तलाक दे दी है, लेकिन फिर भी मैं 2 बीवियां और बच्चों को कैसे संभाल सकता था। एक अजीब कश्मकश में उलझा हुआ था। उस रोज़ मैं शहर किसी काम से आया था और वापस गांव जा रहा था कि जब मुझे अपने घर से शोर की आवाज़ आई। समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। घर गया, मेरा बच्चा बैठा रो रहा था। मैंने बच्चे को उठा लिया, वो मामा मामा कहकर चिल्ला रहा था। फिर जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मोहल्ले की औरतें मेरी बीवी के पास मौजूद थीं। इसकी आंखें बंद कर रही थीं। कहने लगी कि नौरीन वफात पा चुकी है। मुझ पर तो जैसे पूरा आसमान टूटकर गिर चुका था। ऐसे कैसे मुमकिन था?
इसे क्या हो गया था? मैं फौरन नौरीन को अस्पताल लेकर गया, जहाँ पर ये बात पता चली कि मेरी बीवी को ब्रेन ट्यूमर था और आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर का कहना था कि इनका इलाज हो सकता था। इनसे कहा भी था कि वक्त पर इलाज करवाइए, आप ठीक हो सकती हैं। लेकिन न जाने क्यों ये अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग थीं। मुस्कुराकर यही कहती कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा, जब मेरी ज़िंदगी की किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो मैं जीकर क्या कर लूँगी। 1 महीना पहले ही डॉक्टर्स ने नौरीन को बता दिया था कि वो ज़्यादा वक्त ज़िंदा नहीं रह सकती। न जाने कब इसकी जान निकल जाए। यही वजह थी कि जब इसने मेरे मुंह से तलाक की बात सुनी तो इसने 1 महीने तक मेरे साथ खुशो खुरम रहने का कहा। मेरा बेटा मुझे हीरो समझता था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था और मैं अपने हाथों से नौरीन को कब्र में उतार कर कितनी ही देर वहाँ पर बैठा सोचता रहा कि ये मैंने क्या कर दिया। सब कुछ अपने हाथों से मट्टी तले दफना दिया। नौरीन बुरी तो ना थी, बहुत अच्छी थी, मोहब्बत करने वाली थी। मेरे धुतकारने पर भी मुझे इतना ही प्यार करती थी। घर आया तो सारी रिपोर्ट, सारे टेस्ट नजर आए जो कि नौरीन के थे। जब फ्रिया को नौरीन के मरने की बात पता चली तो वो भी खामोश हो चुकी थी। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शायद वो पहली सौतन थी जो अपने सौतन के मरने पर यूं आंसू बहा रही थी। रोते हुए कहने लगी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं नौरीन की बद्दुआएं हमारी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दें। हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अगर इसकी बद्दुआएं और आहें मेरे आने वाले बच्चे को लग गई या तुम मुझसे जुदा हो गए तो। मैं इसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा कि नहीं, नौरीन बहुत अच्छी है। हाँ, रोज़े मैशर मुझसे सवाल तो ज़रूर होगा कि मैंने अपनी दोनों बीवियों के साथ एक जैसा रवैया क्यों नहीं रखा, दोनों को एक जैसे हकूक़ क्यों नहीं दिए। मगर हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो बद्दुआ नहीं देती। कफ़ारे के तौर पर ही सही, फ्रिया ने मेरे पहले बेटे को अपना लिया था। मुझे लगा था जिस तरह वो मॉडर्न और हासिल करने वाली लड़की है, मेरे बेटे के साथ इसका रवैया भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये देखकर मैं हैरान हुआ था कि इसने मेरे बेटे को बिल्कुल अपनी औलाद जैसी मोहब्बत दी थी। इसे बिल्कुल माँ बनकर पाला था और यूं हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। आज भी जो मकाम मेरे बड़े बेटे का है वो मेरी बाकी औलाद का नहीं।